चलिए, तो आज हम लोग शुरू करेंगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स इन इंडिया। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास में अभी तक देख चुके थे कि भारत में जितने भी गांधीवादी आंदोलन चले, यानी कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में, लीडरशिप में जितने भी मूवमेंट्स चले कांग्रेस की लीडरशिप में, तो उससे हमें कैसे आज़ादी मिली ये हम लोग देखेंगे। बट सिर्फ महात्मा गांधी के प्रयासों से नहीं, बहुत सारे और भी फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने अपना बलिदान दिया और भारत को आज़ादी दिलाई। तो उसमें क्रांतिकारी आंदोलनों का भी बहुत बड़ा हाथ था। ठीक, तो इसको हम लोग देखेंगे आज, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक, तो देखो 1857 से लेकर 1947 के बीच में बहुत सारी ऐसी क्रांतिकारी घटनाएं हुई है जिनको हम अपनी स्वतंत्रता का हिस्सा मानते हैं। ठीक है, जो इंग्लिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट हुआ था। ठीक है, अब देखो जो क्रांतिकारी घटनाएं होती थी उनका क्या उद्देश्य होता था या उनकी क्या विचारधारा होती थी। तो सबसे पहले हमको उनकी विचारधारा जानना होगा कि वो गांधीवादी आंदोलन या इस टाइप के नॉन वॉयलेंस वाले आंदोलनों में ना होकर वो वॉयलेंस वाले आंदोलनों में क्यों विश्वास रखते थे। क्योंकि क्रांतिकारियों का ये मानना था कि जो अंग्रेजी शासन क्या होती है वो पार्श्विक बल पर स्थित है, और यदि हम अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए पार्श्विक बल का प्रयोग करते हैं तो यह उचित ही है, यानी कि क्रांतिकारी तरीके से ही भारत को आज़ादी दिलवाई जा सकती है। ठीक, यानी कि वो वायलेंस को क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। ठीक है, जैसे मतलब ठीक है, जैसे पार्श्विक बल आप ये बोल सकते हो, जैसे कि वो ना अपने मतलब पश्चिमी संस्कृति के ऊपर ज़्यादा वो थे। ठीक है, पार्श्विक बल आप ये भी बोल सकते हो कि जैसे वो अपने मतलब उसको कैसे बोलना चाहिए, जैसे आप बोल सकते हो कि वो अपने पूरे मतलब हथियारों के साथ ही वो उसमें थे। तो हम लोग भाई सिर्फ आंदोलन कर रहे हैं नॉन वायलेंस वाला, और वो हमको हथियारों के ज़रिए क्या करते, भगा देते थे। तो क्रांतिकारियों का ये मानना था कि जिस तरीके से वो हमको भगाते हैं हमको भी उनको उसी तरीके से भगाना चाहिए। ठीक है, तो वो जब पार्श्विक बल लगा रहे थे तो हमको भी पार्श्विक बल ही लगाना चाहिए। वो हमको बंदूक से गोली मारते तो हमको भी उनको बंदूक से गोली मारनी चाहिए। ठीक है, इसलिए वो कहते थे कि तलवार हाथ में लो और सबको निपटा दो, यानी कि सरकार को निपटा दो। ठीक है, तो वो क्या करते थे, पत्रों समाचार पत्रिकाओं की सहायता से क्या करते थे, जो शिक्षित लोग थे उन लोगों को क्या करते थे, उन लोगों का माइंड को क्या करते थे, फ्रेश करते थे, यानी कि आप बोल सकते हो माइंड वॉश करते थे, ब्रेन वॉश करते थे। ठीक है, और अलग अलग तरीके से वो क्या करते थे, जैसे नेशनलिज्म, हर एक व्यक्ति के में क्या होता है, इमोशनल नेशनलिज्म जो वर्ड होता है ना, नेशनलिज्म वर्ड का मतलब होता है अपने देश के प्रति जितने भी प्रेम होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनलिज्म बोलते हैं। अगर हम लोगों को अपनी कंट्री के लिए नेशनलिज्म नहीं होगा तो कैसे हम लोग उसके लिए भाई लड़ेंगे या कुछ करेंगे। तो इसीलिए वो क्या करते थे कि संगीत के माध्यम से, जैसे कई आप देखना क्रांतिकारी संगठनों ने या उन्होंने क्या किया, कुछ क्या नाम है, नारा दिया, जैसे इंकलाब जिंदाबाद नारा दिया गया। ठीक है, बहुत सारे भाई आप बोल सकते नेशनल एंथम, वंदे मातरम बने। तो ये सब क्यों थे, ये हमारे अंदर नेशनलिज्म जगाने के लिए थे। ठीक है, बम बनाना, बंदूक बनाना, ठीक है, विदेशियों से भाई शस्त्र प्राप्त करना और अंग्रेज़ों के विरुद्ध यूज़ करना उसको। तो इस तरीके की इनकी विचारधाराएं थी, किसकी, क्रांतिकारी आंदोलनकारियों की, जिसके कारण वो क्या करते थे, क्रांतिकारी आंदोलन भारत में चलाते थे। तो देखो हम लोगों ने पास्ट में जितना भी हम लोगों ने विद्रोह पढ़ा है, चाहे वो जनजातीय विद्रोह हो, ठीक है, किसान विद्रोह हो, तो किसान विद्रोह बहुत सारे ऐसे भी थे जो वॉयलेंस के बेस पर हुए। ठीक है, जिससे क्या हुआ, क्रांतिकारी घटनाएं टाइप से हुई। और जनजातीय विद्रोह में तो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भाई क्रांतिकारी घटनाएं हुई ही हैं। तो कहीं ना कहीं हम उन सारे विद्रोहों को भी क्रांतिकारी घटनाओं में मान लेते हैं। पर आधुनिक भारत के इतिहास के हिसाब से हम लोग यही मानते हैं कि जो क्रांतिकारी घटनाएं थी वो 1857 से भारत में शुरू होती है। ठीक है, 1857 से 1942 तक माना जाता है। ठीक है, एक हिस्टोरियन है श्री कृष्ण सरल, इनका विचार है कि जो 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था,
वहाँ से लेकर 1961 में जब गोवा मुक्ति हुआ, यानी कि जब गोवा लिबरेशन वॉर हुआ, तब तक हम लोग क्या करते हैं, क्रांतिकारी आंदोलनों का इतिहास को हम मानते हैं। और जैसे ही गोवा हमारे यहाँ शामिल हुआ, तब हम क्या करते हैं, पूर्ण स्वतंत्रता हम लोग मानते हैं। ऐसा किसका मत है? हिस्टोरियन श्री कृष्ण सरल का, यानी कि इतिहासकार श्री कृष्ण सरल का। ठीक। बट ज़्यादा तक आप आज़ादी तक देखोगे तो 1857 की क्रांति से लेकर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन तक हम इसको मान सकते हैं। ठीक। तो सबसे पहले हम क्रांतिकारी आंदोलन में देखते हैं द इंडियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, यानी कि भारत का सबसे पहला क्रांतिकारी आंदोलन 1857 का विद्रोह। ठीक है। तो जो 1857 का विद्रोह था, मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका हूँ कि 1857 जो विद्रोह था, इस विद्रोह की शुरुआत कहाँ से होती है? मंगल पांडे के विद्रोह से। ठीक। मंगल पांडे के विद्रोह से। और मंगल पांडे का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? यहाँ पश्चिम बंगाल में एक जगह है जिसको हम क्या बोलते हैं, बैरकपुर कहते हैं। बैरकपुर से शुरुआत होती है किसकी? मंगल पांडे के विद्रोह की। और इसी विद्रोह के बाद शुरू होता है 1857 का विद्रोह, जिसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? उत्तर प्रदेश में मेरठ से हुई थी। ठीक है। तो दोनों विद्रोहों को आप एक साथ मत लेना। शुरुआत तो भाई मेन तो सबसे पहले मंगल पांडे का विद्रोह हुआ था, जो कहाँ से हुआ था? बैरकपुर छावनी से हुआ था। और इसी को फॉलो करते हुए 1857 की सबसे पहली क्रांति हुई थी, जिसको हम लोग गुर्जर विद्रोह, भारतीय विद्रोह या प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। 1857 का विद्रोह। ठीक। आगे चलते हैं। तो भाई स्वतंत्र भारत में जो और भी क्रांतिकारी घटनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, उसमें एक सबसे बड़े संस्थाओं का, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को सुचारू रूप से संचालन के लिए समितियों का बहुत बड़ा योगदान था, यानी कि संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि यही वो संस्थाएं थी जिसने क्या किया था, बड़े बड़े आंदोलनकारियों को अपने पास एकत्रित करके रखा था, यानी कि एक जगह एक करके रखा हुआ था। ठीक। तो सबसे पहला है इस संस्थाओं में नाम आता है अनुशीलन समिति का। ठीक है। तो देखो, अनुशीलन समिति की जो स्थापना है वो 1902 में 1902 में किसने की थी? सतीश चंद्र बसु ने की थी सबसे पहले। ठीक है। अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी? 1902 में सतीश चंद्र बसु के द्वारा हुई थी। और अनुशीलन समिति क्यों बनाया गया था? क्योंकि हमारे जो पुराने उपन्यासकार हैं, यानी कि बंगाल के जो उपन्यासकार नॉवेलिस्ट थे, कौन? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिसने वंदे मातरम जो लिखा था, तो इनकी जो सोच थी, इनकी जो विचारधारा थी, इनको फॉलो करना, यही क्या था? अनुशीलन समिति का उद्देश्य था। और फॉलो करना को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुशीलन। इसीलिए इस संस्था का नाम क्या पड़ा? अनुशीलन समिति। ठीक है, अनुशीलन कमेटी। तो इसकी स्थापना एग्जाम में पूछता है कि अनुशीलन कमेटी की स्थापना कब हुई थी? तो अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी? 1902 में हुई थी सतीश चंद्र बसु के द्वारा। और इनका कार्य क्या था? इनका उद्देश्य क्या था? बंगाल के नॉवेलिस्ट और वंदे मातरम के प्रणेता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का क्या करना? अनुशीलन, यानी कि उनको फॉलो करना। ठीक है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ये अनुशीलन समिति होगा, इसको सुधार लेना। ठीक है। ये भी अंग्रेजों के विरुद्ध बनी एक गुप्त और क्रांतिकारी और सशस्त्र संस्था थी। ठीक है। और कहीं ना कहीं ये भी वॉयलेंस में भरोसा रखती थी। ठीक। ये थी अनुशीलन समिति। अब देखो, कुछ समय बाद क्या होता है? अनुशीलन समिति का ही विभाजन हो जाता है। ठीक। और अनुशीलन समिति के विभाजन के क्या कारण थे? क्योंकि देखो क्या था, 1901 में क्या होता है, 1902 में क्या होता है? लॉर्ड कर्जन भारत का वाइसरॉय बनकर भारत आता है। ठीक है। भारत का नया वाइसरॉय बनता है। और वो क्या करता है? 1905 में बंगाल का विभाजन कर देता है। और कहीं ना कहीं इसके विरोध करने की प्रकृति के आधार पर, यानी कि भाई विरोध कैसे किया जाएगा, क्या है, इन्हीं सब बहुत सारे
दोषों को लेकर अनुशीलन समिति क्या हो जाती है, अनुशीलन समिति के कुछ सदस्य दूसरी समिति बना लेते हैं, यानी कि दूसरा संगठन बना लेते हैं। उस संगठन का नाम है क्या, युगांतर। और युगांतर जो एक संगठन बना था, इसने खुद का अपना एक पत्रिका भी संचालन किया जिसका नाम था युगांतर पत्रिका। तो याद रखना, युगांतर पत्रिका जो है यानी कि मैगजीन है, युगांतर मैगजीन जो है वो युगांतर नाम की संस्था ने ही 1906 में बनाया था। ठीक है। और ये स्वतंत्रता के लिए ही सशस्त्र आंदोलन करने वाला ये भी एक क्या था, एक गुप्त संगठन था। इसके प्रमुख नेता आपको पूछ सकता है कि युगांतर के प्रमुख नेता कौन कौन थे, तो अरविंद घोष, बारेंद्र घोष, उल्लासकार दत्त, ये सब क्या थे, इसके प्रमुख नेता थे। ठीक है। युगांतर से पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से युगांतर के नेता थे, युगांतर के, तो अरविंद घोष, बारेंद्र घोष, उल्लासकार दत्त, ये सब तीन नाम, इन तीनों नाम को ही आपको ज़्यादा याद रखना है। ठीक है। और ये किससे अलग हुए थे, अनुशीलन समिति से अलग हुए थे। ठीक। अब देखते हैं बंगाल विभाजन। ये तो अच्छा, हाँ, युगांतर कब बना था, 1906 में, और कहीं ना कहीं बंगाल विभाजन इसका सबसे बड़ा कारण था। तो देखते हैं हम लोग कि बंगाल विभाजन क्या था और बंगाल विभाजन क्यों हुआ। ठीक है। और बंगाल विभाजन के कारण ही हमने बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप बंग भंग आंदोलन शुरू किया। और बंग भंग आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन था जो अंग्रेज़ों के खिलाफ चलाया गया था। ठीक है। तो बंगाल विभाजन क्या था, ये 1905 में होता है। ठीक। इसमें क्या था कि बंगाल को दो भाग किया जाएगा। ठीक है। एक का नाम रहेगा पूर्वी बंगाल और एक का नाम क्या रहेगा, पश्चिमी बंगाल। जो पश्चिमी बंगाल होगा वो हिंदू मेजोरिटी वाला होगा, हिंदू बहुसंख्यक होंगे यहाँ पर। ठीक है, हिंदू है ये। और जो मुस्लिम बहुसंख्यक यानी कि मुस्लिम मेजोरिटी वाला क्षेत्र होगा उसे क्या कहेंगे, ईस्ट बंगाल कहेंगे। ठीक है। ब्रिटिशर्स का हालांकि ये कहना था कि भाई ये जो सेटअप है ये सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि हमको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम ना आए, प्रशासन करने में दिक्कत ना आए, जबकि साफ साफ ये क्लियर हो रहा था कि अगर वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी के लिए ये सब कर रहे थे तो उन्होंने इसको जाति आधार पर क्यों बांटा, क्योंकि उनका साफ था कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक दीवार खड़ी करना। इसीलिए बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया और इसी के फलस्वरूप क्या हुआ, आपका बंग भंग आंदोलन की शुरुआत होती है। तो बंगाल विभाजन लागू कब होता है, 16 अक्टूबर 1905 को होता है। ठीक है। तो जो पश्चिम बंगाल था यानी कि वेस्ट बंगाल में था, उसमें कौन कौन से क्षेत्र जुड़े हुए थे, वेस्ट बंगाल जुड़ा हुआ था, बिहार, उड़ीसा जुड़ा हुआ था। इसकी कैपिटल क्या होनी चाहिए थी, कलकत्ता हो रही थी। ठीक है। यहाँ पर जो बहुसंख्यक थे वो कौन थे, हिंदू, और मुसलमान क्या थे, अल्पसंख्यक थे। ठीक। वहीं ईस्ट बंगाल में अगर आप देखोगे तो असम और असम के पूरा हिस्सा बंगाल में था, कैपिटल थी ढाका। इसमें हिंदू क्या थे, अल्पसंख्यक थे, और मुसलमान क्या थे, बहुसंख्यक थे, यानी कि मेजॉरिटी में थे। इस प्रकार से बंगाल का क्या कर दिया गया था, विभाजन कर दिया गया था। सिर्फ किस बेसिस पे बोला गया कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे कर रहे हैं, यानी कि हम अपने प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं। ऐसा किसका कहना था, लॉर्ड कर्जन, जो उस समय भारत के वाइसरॉय थे। तो आपसे एग्जाम में भी पूछता है कि बंगाल आंदोलन यानी कि बंगाल विभाजन किस वाइसरॉय के काल में किया गया था। ठीक। अब देखो, जो बंगाल विभाजन था ना, ये 1905 में तो हुआ, बट 1911 में क्या था कि भारत में आए हुए थे कौन, जॉर्ज V यानी कि जॉर्ज पंचम आए हुए थे। तो उन्होंने क्या किया था, भारतीयों के विशेष आग्रह पर बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। ठीक है। तो बंगाल विभाजन यानी कि डिवीज़न ऑफ बंगाल कब रद्द हो गया था, 1911 के दिल्ली दरबार के आयोजन के समय में, जब जॉर्ज पंचम कहाँ आए थे, भारत आए थे। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो, बंगाल विभाजन के विरोध में
भारत में जो क्रांतिकारी घटनाएं थी वो और बढ़ गई, और इसमें बहुत सारे भाई छोटे छोटे नेता भी बाहर आने लग गए। ठीक है, बंगाल आंदोलन के विरोध में जैसे सबसे पहले जो भाई एक संगठन नहीं बोल सकता है, कांग्रेस के मेंबर ही थे। ठीक है, पर 3 लोगों के नाम क्रांतिकारी आंदोलनों में सबसे पहले आते हैं, जिनको हम गरम दल के नेता भी कहते हैं, जिनका नाम था लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो लाल बाल पाल नाम आता है। इसके अलावा और भी थे जो बंगाल विभाजन के विरोध क्या कर रहे थे, बहुत सारा आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन करते थे, जिसमें एक नाम और आता है घोष बंधु। ठीक है, जिसमें अरविंद घोष नाम आता है, जो युगांतर के संस्थापक थे। ठीक है, बारेंद्र कुमार घोष भी आता है, ये अरविंद घोष के छोटे भाई थे। ठीक है, ये भी युगांतर के संस्थापकों में से एक थे। तो घोष बंधुओं का नाम आता है यहाँ पर। खुदीराम बोस नाम आता है। तो भाई खुदीराम बोस क्या किए थे, 1911 में दिल्ली दरबार के समय जब लॉर्ड हार्डिंग अपनी कार से जा रहे थे तो उनके ऊपर इन्होंने क्या किया था, बम फेंका था। ठीक है, और इनको मात्र 13 साल की उम्र में गिरफ्तार कर लिया गया, और कुछ साल बाद, 2-3 साल बाद इनको फांसी दे दी गई। तो सबसे कम उम्र में इनको फांसी पर लटका दिया गया था। तो ये भी क्या थे, क्रांतिकारी आंदोलनकारी थे। कौन, खुदीराम बोस। अब देखते हैं यूरोप में, यानी कि भारत में तो क्रांतिकारी आंदोलन हो ही रहे थे, जबकि भारत के बाहर भी बहुत सारे देशों में भारत के जो ब्रिटिशर्स के क्या थे, फ्रेंड थे, तो उनके यहाँ पर क्या हो रहा था, भारत में भारतीय क्रांतिकारी बहुत सारे क्या कर रहे थे, उत्पात मचा रहे थे। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि भारत की मुक्ति के लिए भारतीय क्रांतिकारियों ने यूरोप में क्या कैसा प्रयास किया। तो भाई सबसे पहला नाम आता है इसमें श्याम जी कृष्ण वर्मा का, जिन्होंने लंदन में इंडिया हाउस नाम के एक केंद्र की स्थापना करी। और ये केंद्र क्या था, यूरोप में भारतीय क्रांतिकारियों का एक केंद्र था। और इनमें एक और नाम जुड़ता है विनायक दामोदर सावरकर का। ठीक है, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा के नाम से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में किसने की थी, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी। ठीक, और इन्हीं के एक सहयोगी थे मदन लाल ढींगरा, जिसने क्या किया, एक अंग्रेज अफसर को लंदन में ही क्या कर दी थी, गोली मार दी थी। ठीक है, और साथ साथ इनके साथ एक और नाम आता है लाला हरदयाल। ठीक है, मैं आपको बताया था लाला हरदयाल का नाम जो है वो किसके साथ जुड़ता है, गदर पार्टी के साथ जुड़ता है। तो हम लोग आगे देखेंगे क्या, अमेरिका तथा कनाडा में गदर पार्टी। ठीक, तो 1907 में एक बहुत फेमस संस्था बनी जिसका नाम था हिंदुस्तान एसोसिएशन। कब बनी थी, 1907 में। सारे संस्थाओं का नाम क्या करता है, एग्ज़ाम में आपके पूछता है कि ये संस्थान कब बना, वो संस्थान कब बना, इस संस्थान की स्थापना कब हुई, इस संस्थान की स्थापना कब हुई। तो आपको ये सारे संस्थानों के डेट याद रखने हैं कि कब इनका क्या हुआ, निर्माण हुआ। ठीक, और 1913 में कामागाटा मारू प्रकरण के बाद, कामागाटा मारू केस के बाद 1913 में कनाडा के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी नाम की एक संस्था की स्थापना की जाती है, और गदर पत्रिका भी क्या की जाती है, बाँटी जाती है। ठीक है, तो गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था, लाला हरदयाल ने किया था। और उनके सहयोगी में बहुत सारे नाम आते हैं, जैसे बाबा सोहन सिंह भाकना का नाम आता है, पंडित काशीराम का आता है, केसर सिंह का नाम आता है। तो आपको यहाँ पर नाम याद रखना है लाला हरदयाल। किससे संबंधित है इनका, गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1913 की।
तो ये था आपका अमेरिका तथा कनाडा में गदर पार्टी। अब देखते हैं भारत में सशस्त्र क्रांति का प्रगतिशील युग, यानी कि एक समय ऐसा आया जब भारत में बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों का अत्याचार बढ़ चुका था। ठीक है, और उस समय क्या हो रहा था कि बहुत सारे जो भाई आपके प्रयास थे, यानी कि कांग्रेस और गांधीवादी युग में जो भाई प्रयास कर रहे थे वो कुछ काम नहीं आ पा रहे थे। हालांकि उन्होंने भी अपने तरीके से पूरी कोशिश की थी, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसी भी विचारधारा उस समय पैरेलली समानांतर चल रही थी जो ये सोचती थी कि इतने में से कुछ नहीं होगा भारत को आज़ाद कराने के लिए। तो वहीं पर क्या होता है, एक सशस्त्र क्रांतिकारी युग का संचालन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस युग को हम लोग ज़्यादातर क्या कहते हैं, भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद युग भी कहते हैं। ठीक, इस समय क्या हुआ था, हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का निर्माण होता है। ठीक है, 1923 के आसपास निर्माण होता है किसका, HRA का, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का। 24, आप 24 लिख लेना इसको, ज़्यादातर जहाँ तक मुझे याद है 1925 लिख लेना। 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का की स्थापना होती है। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की क्या होती है, स्थापना होती है। ठीक, और इस जो प्रगतिशील ये युग था, इसके क्या क्या काम थे, तो देखो सबसे पहला नाम आता है अखिल भारतीय स्तर पर क्रांति संगठन खड़ा करना। ठीक है, अखिल भारतीय स्तर पर क्रांतिकारी संगठन खड़ा करना। ठीक है, क्रांति संगठन को धर्मनिरपेक्ष स्वरूप प्रदान करना, यानी कि सभी धर्मों को वो बराबर तरीके से लेके क्या करेगी, आगे बढ़ेगी। ठीक, समाजवादी समाज की क्या करना, स्थापना करना। ठीक, क्रांतिकारी आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान करना। अब महिला वर्ग को भी क्रांतिकारी संगठन में क्या करना, स्थान देना। ये प्रमुख उद्देश्य था किसका, इस संगठन का। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं इस युग में हुआ सबसे बड़ा कांड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, काकोरी कांड कहते हैं। तो काकोरी कांड क्या था, इसके क्या उद्देश्य थे, ये हमको जानने होंगे, क्यों हुआ और कौन कौन लोगों ने इसको अंजाम दिया। ठीक, तो देखो जो काकोरी कांड था ये आपके हुआ था उत्तर प्रदेश में। तो वहाँ पर क्या हुआ था, शाहजहाँपुर से लखनऊ जो जा रही थी गाड़ी नंबर 8 डाउन ट्रेन, ये ऐसा नाम पूछा जा सकता है कि कहाँ से कहाँ तक जा रही थी। तो शाहजहाँपुर से कहाँ तक जा रही थी, लखनऊ तक जा रही थी उत्तर प्रदेश में। तो भाई हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, याद रखना कौन से संगठन ने काकोरी डकैती को अंजाम दिया था, तो HRA ने दिया था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने दिया था। ठीक है, तो इस ट्रेन से कितने लाख रुपए लूटे गए थे, टोटल 8,000 रुपये लूटे गए थे। भाई उस समय तो वो लाखों करोड़ों की बात होगी उस समय की बात। तो और इस काकोरी डकैती को कौन कौन ने नाम दिया था, मतलब किसने किसने अंजाम दिया था, तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद और सचिंद्र बख्शी, ये 5 लोगों का मुख्य तौर पर नाम आता है किसमें, काकोरी डकैती में। ठीक है, जिसमें कुछ लोगों को क्या मिली थी, फांसी की सज़ा मिली थी, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खां को। सचिंद्र सन्याल और सचिंद्र बख्शी को काला पानी की सज़ा हुई थी। ठीक है, तो किसको फांसी मिली थी, 3 लोगों को मेन मुख्य तौर पर फांसी मिली थी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह को। एक की वहाँ पर क्या हो गई थी, लूटपाट के दौरान गोली लगने से मृत्यु हो गई थी।
ठीक है। और काकोरी डकैती कौन सी तारीख को हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को क्या हुआ था? काकोरी डकैती हुई थी। ठीक है, लखनऊ जा रही थी जो ट्रेन, 8 डाउन ट्रेन। ठीक, तो ये थी आज की क्लास आपकी काकोरी डकैती तक। अगली क्लास